मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप पहले इंजीनियर थे, इंजीनियर होने के बाद आपने कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, फिर आप वकालत के क्षेत्र में आए। तो इसका क्या कारण रहा कि इंजीनियरिंग छोड़ के आप कानून के क्षेत्र में आए? बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदा साहित्य मंथन के लिए, पूरी टीम को, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। यहाँ आए सब जितने भी बहन भाई, सबको मैं प्रणाम करता हूं, अपना स्नेह भेंट करता हूं। मेरे गांव में आईएएस भी थे, डॉक्टर भी थे, वकील भी थे, सब लोग थे, केवल इंजीनियर नहीं था कोई। तो पिताजी ने बोला इंजीनियरिंग करना है, तो मैंने इंजीनियरिंग कर लिया। इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद मैं सबसे बड़ा था, तो घर परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर थी, तो मैंने जॉब भी ज्वाइन कर लिया। कानपुर में एलमल वेस्पा की स्कूटर बनती थी, पहले वहाँ गया, उसके बाद गुड़गांव गया हीरो में, हीरो के बाद फिर मारुति गया। लेकिन कहीं न कहीं कुछ मन में अलग चल रही थी कि माँ भारती की सेवा कैसे करें। मेरा ये मानना है कि मानव निर्मित सभी समस्याओं का समाधान मानव को ही करना है, और हम दैवीय समस्याओं से परेशान नहीं है। हम भूकंप, बाढ़, सुनामी, गर्मी, इससे परेशान नहीं है। हम परेशान हैं मानव निर्मित समस्याओं से, जो इंसान के द्वारा शुरू की गई, चाहे घूसखोरी हो, कमीशनखोरी हो, जमाखोरी हो, मिलावटखोरी हो, कालाबाजारी हो, नशा तस्करी हो, मानव तस्करी हो, आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, कट्टरवाद हो, जिहाद हो, मजहबीवाद हो, पत्थरबाजी हो, नक्सलवाद हो, माओवाद हो, या हल्द्वानी जैसी घटना हो, या बंगाल में संदेशखाली जैसी घटना हो, ये सब मानव की निर्मित समस्याएं हैं, और इन सभी समस्याओं का समाधान है। समाधान दो जगह से निकल सकता है, एक संसद से, एक सुप्रीम कोर्ट से। संसद में पहुंच पाना, मुझे लग रहा था शायद मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया। फिर मैंने लॉ किया, संयोग से मेरी पत्नी की अध्यापिका की जॉब लग गई, तो जब उनकी जैसे जॉब लग गई, मैंने नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग गया, और तब से जनहित याचिकाएं करता हूं। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहता हूं, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में रहता हूं। अब यही दिनचर्या हमारी हो गई है। जब मैंने आपके बारे में पता किया तो मुझे पता लगा कि 160 से ज्यादा जनहित याचिकाएं आप अभी तक लगा के समाज परिवर्तन का कार्य कर चुके हैं। पिछले वर्ष आपने लगभग 200 से ज्यादा सभाएं जन जागरण के लिए, न्याय क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में करने के लिए 200 से ज्यादा सभाएं आपने करी। अब मैं अपने विषय में प्रवेश करता हूं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आए मिलकर विचारें इस प्रश्न पर हम सभी। इस 3 पंक्तियों के साथ मैं अपनी भारतीय न्याय का पालिका में स्व की अवधारणा, इस विषय में प्रवेश करते हुए वैसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछूंगा कि हमारे भारत को 47वें देश हुआ आजाद है, 1857 के बाद हमारे देश में पहली बार कोई कानून आया, या हमारे देश की हजारों लाखों सालों की परंपरा चली आ रही है, और उस परंपरा के अंदर न्याय विधान, दंड विधान भी भारत में था, या अभी अभी आया? इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं। पूरी दुनिया में जब लोग जाहिल थे, उस समय हमारे पास नालंदा और तक्षशिला था। पूरी दुनिया के राजकुमार नालंदा और तक्षशिला में पढ़ने आते थे, और एक समय ऐसा भी था कि अगर आपको राजा का मंत्री बनना है तो आपको नालंदा या तक्षशिला से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस से और इकोनॉमिक्स में। चाणक्य पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते थे। तो ये हमारी स्थिति थी। जहां तक न्यायिक व्यवस्था की बात है, आपने रानी अहिल्याबाई के न्याय व्यवस्था सुना है, उसके थोड़ा देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत शानदार न्याय व्यवस्था स्थापित किया था। उसके पहले चाणक्य ने न्याय व्यवस्था स्थापित किया था, और न्याय व्यवस्था तो महाभारत काल में भी थी। विदुर नीति आप पढ़िए तो आपको स्पष्ट होता है कि हमारे पास क्या शानदार न्यायिक व्यवस्था थी। दुर्भाग्यवश हमने जो न्यायिक व्यवस्था लिया, वो गुलामी की जो न्यायिक व्यवस्था थी, इसको कंटिन्यू किया। आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखें तो केवल गुलामी के नाम चल रहे हैं या गुलामी के निशान चल रहे हैं, ऐसा नहीं है।
गुलामी की परंपरा भी चल रही है, गुलामी की न्याय व्यवस्था भी चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था भी चल रही है, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था भी चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। इवन जज का जो ड्रेस है, जजेज जो ड्रेस पहनते हैं वो भी गुलामी वाला है। हम लोग वकील जो ड्रेस पहनते हैं वो भी गुलामी वाला है। इवन नाम पुलिस स्टेशन, क्या मतलब पुलिस स्टेशन का? अरे भैया, उसको आप प्राथमिक सुरक्षा केंद्र कहो, समझ में आता है। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसी के तर्ज पे एक प्राथमिक सुरक्षा केंद्र हो, समझ में आता है। जैसे स्कूलों में हम शिक्षा मित्र अपॉइंट करते हैं, योग मित्र अपॉइंट करते हैं, ऐसे वहां सुरक्षा मित्र हो तो समझ में आता है। लेकिन हमने उसको हवलदार नाम दे दिया। ये हवलदार, पेशकार, तहसीलदार, थानेदार, क्या मतलब क्या है ऐसे शब्दों से? तो वास्तव में हमने पिछले 75 वर्षों में बाकी सभी क्षेत्रों में बहुत कार्य किया। हाईवे बनाए, एयरपोर्ट बनाए, शॉपिंग मॉल बनाए, मंगल, चंद्रमा, सब कुछ किया। लेकिन शिक्षा व्यवस्था का भारतीकरण नहीं किया, और न्याय व्यवस्था का भारतीकरण नहीं किया, और प्रशासनिक व्यवस्था का भारतीकरण नहीं किया। तो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, सुप्रीम कोर्ट में 15 मई से लेके पूरी जून छुट्टी हो जाती, 1.5 महीने की। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के यहां गर्मी लगती थी, तो अंग्रेज मई जून में भाग जाते थे इंग्लैंड। वो छुट्टी वाला सिस्टम आज भी चल रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर में छुट्टी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को क्रिसमस मनाने जाना होता था। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के जज क्रिसमस नहीं मनाते, लेकिन छुट्टी वही चल रही है, अंग्रेजों वाली चल रही है, व्यवस्था वही चल रही है, एविडेंस सिस्टम वही चल रहा है। कोर्ट में बैठे बैठे सारे सबूत आप आके ला के दो। क्यों भाई? पहले हमारे यहां जस्टिस सिस्टम था, 5 पंच बैठते थे, पंच परमेश्वर जिसको कहते थे। विवाद आया, भाई इन्होंने हमारे खेत पे कब्जा कर लिया, उन्होंने बोला नहीं हमारे खेत का पेड़ काट लिया। वो 5 पंच उठ के चले गए और जाके देख लिया कि वास्तव में पेड़ काटा है कि नहीं काटा, मेड़ जोता कि नहीं जोता, वहीं देखे देखे फैसला दे दिए। जिन मुकदमों का फैसला हमारे यहां 5वीं पास 5 लोग करते थे एक दिन के अंदर, ध्यान से समझिए, 5वीं पास लोग, उस जमाने में 5वीं पास ही होते थे, और एक दिन के अंदर करते थे। उन मुकदमों का फैसला आज की डेट में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए जज 50 साल में करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलता है, फिर हाई कोर्ट चलता है, फिर सुप्रीम कोर्ट चलता है। जिस पारिवारिक समस्या का, फैमिली मैटर का, विवाद का समाधान मामा, मौसा, चाचा ये बैठ के 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कर लेते थे, वो परिवार का विवाद 20-20 साल चलता है, 25-25 साल चलता है। मैं तो ऐसे जाता हूं जहां डिवोर्स केस 30 साल के बाद फाइनल हुआ है। अब सोच लिए 30 साल के बाद अगर डिवोर्स हुआ है, न वो महिला शादी के लायक बची, न पुरुष शादी के लायक बचा, दो की दोनों जनरेशन खत्म हो गई कोर्ट में लड़ते लड़ते। ऐसी न्यायिक व्यवस्था का क्या फायदा? मैं तीसरा उदाहरण आपको देता हूं। इस समय मैं भोजशाला में बैठा हुआ हूं। आज मैंने सरस्वती जी का मंदिर देखा, विजय मंदिर जाके देखा। जो जज साहब ये भोजशाला का मुकदमा सुन रहे, एक बार वो परिवार के साथ आके भोजशाला का दर्शन कर ले और विजय मंदिर का दर्शन कर ले, और अपना दिमाग न लगाएं। अपने बच्चों से पूछो, बच्चों से अगर पूछें कि बेटा ये बता, ये मंदिर है कि मस्जिद, तो जज साहब का बेटा भी बता देगा या बेटी भी बता देगी जो 10 साल की होगी कि नहीं पापा ये मंदिर है। लेकिन चूंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था है नहीं, न्यायिक व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है, तो यह मुकदमा पहले आपकी भोजशाला की कोर्ट में चलेगा 20-25 साल, फिर आपके इंदौर हाई कोर्ट में चलेगा 25 साल, फिर उठ के जाएगा सुप्रीम कोर्ट 25 साल। तो जिस विवाद का समाधान हफ्ते भर के अंदर हो सकता है, महीने भर के अंदर हो सकता है, साल भर के अंदर हो सकता है, वो विवाद 50 साल चलेगा। अब 50 साल चलेगा तो 50 साल अशांति रहेगी दो समुदायों के बीच में। भाई अयोध्या का विवाद का समाधान हो गया तो चलो, हालांकि कुछ लोग तभी भी अशांत हैं, लेकिन काफी तो शांति आ गई ना। ऐसे भोजशाला का समाधान हो जाए तो शांति आ जाएगी। न्यायिक व्यवस्था जितनी स्पष्ट होती है, जितनी फास्ट होती है, जहां जल्दी फैसले होते हैं, वहां देश का विकास होता है, समाज में वैमनस्य खत्म होता है। यह न्यायिक व्यवस्था हमारी चूंकि गुलामी वाली चल रही है, इसमें हमारा कुछ है नहीं। सारे नियम भी वही हैं पुराने गुलामी के, कानून भी वही हैं, व्यवस्था भी यही है।
अब चूंकि नियम कानून व्यवस्था पुरानी है, जो नाम है हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, कलेक्टर, वही सब कुछ चल रहा है, तो सोच भी वही चल रही है। अब सोच भी वही चल रही है तो न्याय नहीं हो रहा है। वो कुर्सी पे बैठ गए तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, सारा एविडेंस, सारा विटनेस हमारे सामने आना चाहिए, मैं नहीं जा सकता जाके वहां मौका वारदात पे जाके देख लूं वास्तव में चल क्या रहा है वहां पे। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि ये जो न्यायिक व्यवस्था है, ये पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत है। हमारी न्यायिक व्यवस्था का भारतीयकरण करने की जरूरत है। और अगर आप देखिए आज भारत में जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के लिए भारत की न्यायिक व्यवस्था जिम्मेदार है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ दिल्ली में। अगर 1984 में सिख नरसंहार करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई होती, आजीवन कारावास, फांसी हुआ होता, उनकी सिटीजनशिप खत्म हुई होती, नागरिकता खत्म हुई होती, तो 2020 में दोबारा दिल्ली में दंगा नहीं होता। बंगाल में अभी संदेश खाली में कुछ गुंडे बदमाश आते हैं, बहन बेटियों को शाम को ले जाते हैं। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, सुबह छोड़ के आते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ। अगर इसके पहले जिन लोगों ने बहन बेटियों के साथ ऐसी हरकत किया था, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होती, उनकी सिटीजनशिप खत्म होती, उनको आजीवन कारावास, फांसी होता, और साल भर के अंदर तो दोबारा ये संदेश खाली में ऐसी किसी की जरूरत पड़ती क्या? नहीं। किसी व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो हिंदुस्तान से, हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। अगर हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी होती, उसको साल भर के अंदर 20 से 50 साल की सजा मिली होती। दोबारा कोई नेता ऐसी हरकत करता क्या कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हिंदुस्तान खत्म कर दो? अगर भारत में घूसखोरी है तो इसलिए है कि घूसखोरों को सजा नहीं मिलती, और जो थोड़ी बहुत सजा मिलती है वो 20 से 40 साल के बाद मिलती है। अगर भारत में जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, उसका मूल कारण है एक तो सजा, कानून घटिया है, सजा बहुत कम है, और जो मिलती भी है सजा वो 25-50 साल के बाद मिलती है। तब तक आधे गवाह खत्म हो चुके होते हैं या आधे गवाह बिक चुके होते हैं। हमारी पूरी की पूरी जनरेशन नशे से बर्बाद हो रही है। हमारी युवा पीढ़ी चरस, गांजा, अफीम से बर्बाद हो रही है। स्कूल कॉलेज में ड्रग स्मगलर्स ने अपना नेटवर्क फैला लिया। अगर 2-4 ड्रग स्मगलर्स को आजीवन कारावास, फांसी हुआ होता, आजीवन कारावास हुआ होता, तो याद करिए ऐसा, ये जो नशे का कारोबार दिख रहा है आपको दिखता नहीं। आप लोग गूगल करिएगा, सिंगापुर में एक आदमी 900 ग्राम गांजा लेके घूम रहा था कॉलेज के पास, सीधे उठा के फांसी दे दिया। अब दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा लेके घूमेगा क्या? लेकिन आपके धार में भी ड्रग स्मगलिंग हो रही है, आपके इंदौर में भी हो रही है, आपके भोपाल में भी हो रही है, आपके उज्जैन में भी हो रही है, आपके यूपी में भी हो रही है, बिहार में। और क्यों? क्योंकि एक तो कानून कमजोर, और ऊपर से न्यायिक व्यवस्था ऐसी कि पहले 20 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुकदमा चलेगा, फिर हाई कोर्ट में चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, चलता जाएगा। 1990 में जिन लोगों ने कश्मीर में नरसंहार किया था, जिनके कारण हिंदुओं का पलायन हुआ, आज तक किसी को आजीवन कारावास, फांसी हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा। भाई भोजन करके आए हो, नींद आ रही होगी, थोड़ा हमारे साथ बोलते रहो। 1990 में कश्मीर में नरसंहार करने वालों को किसी आजीवन कारावास, फांसी हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर हो गया होता ना, तो उसके बाद 1990 के बाद वहां आतंकवाद ठंडा हो गया होता। और घटिया कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था का दुष्परिणाम आपको बताता हूं। एक धारा खराब थी कश्मीर में, क्या थी वो? 370। 370 खत्म करने के बाद कश्मीर बदला कि नहीं? बदला कि नहीं बदला? ऐसे 370 जैसी 50 और घटिया धाराएं भारत में चल रही हैं। अगर हम भारत को वास्तव में समृद्ध बनाना चाहते हैं, सशक्त बनाना चाहते हैं, समावेशी बनाना चाहते हैं, सांस्कृतिक बनाना चाहते हैं, तो तत्काल हमें जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। आए दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज होता है, और हाई कोर्ट उस फैसले को पलट देती है, और कई बार हाई कोर्ट के जज ऑब्जर्व भी करते हैं यह फैसला गलत है। अब वो फैसला लिखा गया या तो पैसे के दम पे लिखा गया, या तो जज अनाड़ी है, या तो जज बिक गया। अब आपने ये तो सुना होगा
कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने पलट दिया। आपने कभी यह सुना कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट जज को सस्पेंड कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया? सुना क्या? सुना आपने? अरे अगर कोई जज बार बार फैसला गलत लिख रहा है तो उसको रखने की क्या जरूरत है? या तो इनकम्पिटेंट है या तो वो बिका हुआ है। तो ना हमें बिका हुआ जज चाहिए ना हमें अनाड़ी जज चाहिए। लेकिन नहीं, जज हो गए, अब तो रिटायर होने के बाद ही जाएंगे। इसका मतलब कि पूरी नौकरी के दौरान वो 150 लोगों को या तो अंदर कर देंगे या बाहर कर देंगे। तो ये जो व्यवस्था चल रही है, जजेस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और दुनिया भर की चर्चा होती है, लेकिन जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म करने पे आज तक कभी चर्चा ही नहीं होती। डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि विवादों का समाधान शीघ्र हो, जल्दी हो, जस्टिस विद इन ईयर हो, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो। और यह संभव है। दुनिया के कई देशों में जस्टिस विद इन ईयर होता है, और जहां जस्टिस विद इन ईयर होता है वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। 50 साल के पहले सिंगापुर कुछ नहीं था। सिंगापुर कुछ नहीं था 50 साल के पहले। उसने नियम कानून कठोर बनाए, जुडिशियल सिस्टम बहुत फास्ट बनाया, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, 50 साल के अंदर डेवलप कर गया। 50 साल पहले दुबई में कुछ नहीं था, रेगिस्तान था। आज दुबई सबसे बड़ा डेस्टिनेशन हो गया है, कारपोरेट के लिए भी, घूमने टहलने वालों के लिए भी। 50 साल पहले जापान कुछ नहीं था, आज देखिए डेवलप कर गया।